मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि चीजें चाहे भले ही अपन क्लास में कम कवर हो, लेकिन जो हो वो एकदम आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। कि क्लास कर ली तो एक बार अगर रिवीजन नहीं भी हुआ तो आपको ऐसे याद होनी चाहिए कि कोई पूछे तो भी आप ऐसे सुना सकते हो, एकदम अंगुलियों के छोर पर होनी चाहिए बातें। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, अपनी बातें यहाँ तक हो चुकी थी कि कंपनी जो इंडिया में इसका आगमन होता है वो केवल व्यापारिक पर्पज से होता है, लेकिन वो यहाँ की जब माहौल देखती हैं कि यार यहाँ व्यापार क्या, यहाँ तो हम मालिक बनेंगे, राजा बनेंगे, तो उनके वो राजा बनने वाली इच्छा जागृत होती है। क्योंकि वो यहाँ की फूड को देखती हैं और फूड देख करके वो सोचती हैं कि यहाँ का शासक बन जाते हैं। अब उनके शासक बनने में जो टर्निंग पॉइंट आया कि कौन सी ऐसी चीजें थी जिससे क्लियर हो गया कि जितनी भी यूरोपियंस कंपनियां उस टाइम, चाहे वो पुर्तगाली आए हों, चाहे वो डच आए हों, चाहे वो फ्रांसीस आए हों, चाहे वो ब्रिटिश वाले आए हों, ये जितनी भी व्यापारिक कंपनियां यहां पर आई थी, तो उनके बीच में, खुद के बीच में भी एक कंपटीशन था कि यहां पर इनमें से कौन सा टिकेगा, भारत किसका होगा। उनके बीच में खुद में कंपटीशन था। तो उस कंपटीशन को इस ब्रिटिश कंपनी ने, इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन सभी यूरोपियन कंपनी को पराजित कर दिया था। और इन्होंने प्रूव कर दिया था कि अब भारत अगर किसी यूरोपीय कंपनी का होगा तो वो हमारा ही होगा। यानी कि इनकी जो प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनियां थी उनको इसने हरा दिया, पटकनी दे दी। लेकिन अभी भी भारत में इनके लिए पांव जमाना उतना आसान काम नहीं था। इन्हें अपने आप को प्रूव करना था कि क्या वो भारत में रूलर बनने के लायक हैं, क्या वो भारत में शासक बन सकती हैं, क्या वो भारत की मालिक बन सकती हैं। हाँ, यूरोपीय कंपनियों को इन्होंने साइड कर दिया, लेकिन अभी भी उन्हें भारत से चुनौतियां मिल रही थी। भारत में भी अभी भी पावरफुल राजा बैठे हुए थे जो कहीं ना कहीं कंपनियों को चुनौती दे रहे थे कि अभी तुम्हारे लिए भारत में अपना पांव जमाना आसान नहीं होगा। उसमें सबसे बड़ी अगर चुनौती की अगर अपन बात करें कि कौन था जो अंग्रेजों के लिए सिरदर्द था, और अंग्रेज चाहते थे कि इस सिरदर्द को हटा के सबसे पहले भारत में सबसे ज्यादा धनी और संपन्न एरिया पर कब्जा जमाया जाए ताकि पैसे की तंगी नहीं रहे। ये ध्यान रखना है। तो यहां पर आप ये एक देख रहे हो, एक ये मैंने हाईलाइट कर दिया, एक प्लासी का युद्ध नाम आया है। ये इस युद्ध का क्या रोल रहा होगा? इस युद्ध का रोल ये रहा कि कंपनी को ये लगा कि कौन सा एरिया है जहां पैसा बहुत है, और व्यापारी आदमी हमेशा पैसे का ही ध्यान रखता है, उसको मुनाफे से मतलब होता है, पैसे से मतलब है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन पर्पज व्यापार था, इसलिए इसको वो एरिया चाहिए था जहां पैसा है, जहां संपन्नता है, समृद्धि है, जहां उद्योग धंधे हैं, जहां से हम व्यापार अच्छे से कर सकते हैं। तो इनकी नजर बंगाल पर थी। उस जमाने के हिसाब से बंगाल बड़ा डेवलप था। तो इनको पता था अगर बंगाल एक बार उनके झोली में आ गया ना, तो फिर भारत में राज करने की ओर अपन पहला कदम तो बढ़ा ही लेंगे। तो प्लासी के युद्ध में ये जा भिड़े बंगाल के नवाब से, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। यहां तक कहानी ठीक है। ये इनका सामना किससे होता है? सिराजुद्दौला से। ये रहे सिराजुद्दौला, और आपके सामने परिणाम दिया हुआ है। यानी प्लासी का युद्ध होता है, कंपनी लड़ती है। अब देखो, एक कमाल की बात आप सोच रहे होगे कि यार कंपनी तो आई थी व्यापार करने, सामान खरीद लो, बेच लो, मुनाफा कमा लो, ये लड़ाई कहाँ से लड़ेंगी? इनके पास मतलब काम करने वाले लोग हैं कि सेना है? आप ये देखो, 1600 में कंपनी बनती है, 1757 का मतलब है करीबन 150 साल से ज्यादा, 157 साल हो गए कंपनी को। और इन 157 सालों में कंपनी ने धीरे धीरे अपनी सेना बना ली थी, पुलिस बना ली थी, और भारत के बहुत सारे जो मामले थे उनको उन्होंने हैंडल करना, कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। यानी कि धीरे धीरे अब वो कंपनी केवल व्यापार ही नहीं कर रही थी,
जो एक सरकार करती है ना, जैसे एक सरकार एक देश को चलाती है, रूल्स बनाती है, पूरा शासन देखती है, प्रशासन देखती है, पूरे देश को रन कराती है, चलाती है, उसका पूरा पूरा देश संभालती है। वैसे ही ये अब व्यापारी से धीरे धीरे मतलब देश चलाने की ओर जा रही थी। तो इनको सबसे बड़ी चुनौती बंगाल से ही थी। ये बहुत पावरफुल राजा थे सिराजुद्दौला। तो प्लासी के युद्ध में कंपनी जा भिड़ी, इनके पास अपनी सेनाएं थी। तो ये देखो, देखा जाए तो हमेशा सेना तो राज्य रखता है। आपने देखा होगा भारत की सेना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, इनकी सेनाएं सुनी होंगी। लेकिन ये कमाल हो रहा था कि ये कंपनी ने अपनी सेना खड़ी कर दी। किस लिए की होगी? कि सेना के दम पर इन राजाओं को हरा दें और भारत के राजा बन जाएं। और भारत में फिर व्यापार ही नहीं, भारत की सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो वित्त का मामला हो, चाहे यहाँ का प्रशासन, यहाँ का सब कुछ, कर कर वसूल करना हो, न्यायिक कार्यों को संभालना हो, हर एक काम वो कंपनी चाहती थी वो मैं संभाल लूं सारे। तो प्लासी के युद्ध में इन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया तो इन्होंने अपने आप को एक क्षेत्रीय शक्ति तो डिक्लेयर करा ही दिया ना, कि देखो बंगाल का राजा बहुत पावरफुल था, हमने इनको हराया है। तो जो आस पड़ोस के जो राजा थे उनके कान खड़े हो गए कि यार ये कंपनी कोई ऐसे छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं। इसने जब नवाब को हरा दिया, भले ही नवाब के सेनापतियों ने धोखा दिया हो, लेकिन इसने अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो बंगाल की तो राजा बनने के लिए तैयार है। बंगाल की कमान तो इसके पास आ गई थी। लेकिन कंपनी भी तो बड़ी शैतानी थी, उसको पता था सारा राजपाट अगर संभालेंगे तो झंझट बहुत होते हैं, सारी व्यवस्थाएं संभालनी होती, न्यायपालिका संभालना, कार्यपालिका, कानून, नीतियां, ये सब। तो कंपनी की नजर फिलहाल पैसे पर थी। तो जैसे ही उन्होंने बंगाल को हराया प्लासी के युद्ध में, तो ये एक क्षेत्रीय पावर बन गई, एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई बंगाल की। लेकिन अभी भी भारत इनकी पकड़ से बाहर था। तो इनको तो ये प्रूव करना था कि हम केवल बंगाल में ही राज करने के लिए नहीं है, हम तो पूरे भारत में राज करने के लिए बने हैं। हम तो पूरे भारत में रूल करेंगे। तो ये प्रूव कैसे हो? इसका मतलब जो उस टाइम जो भारत का बादशाह है, मुगल बादशाह है, उस मुगल बादशाह को हरा दे, तो ये प्रूव हो जाएगा कि केवल ये क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत की एक सबसे ताकतवर शक्ति है। और ये पूरे भारत पर शासन कर सकती है, कि अगर मुगल बादशाह को हरा दें। और उधर से ये जो बंगाल बंगाल वाला राजा मीर कासिम, सुजाउदौला अवध का, और शाह आलम सेकंड जो मुगल बादशाह था, ये आपके तीन नाम दिए गए। ये तीनों ने एक गठबंधन बनाया। इन्होंने सोच लिया कि यार ये कंपनी ऐसे कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं कि अपन अकेले इसको हरा दें। तो इनके समझ में आ गया, इनके गणित समझ में आ गए, इस कंपनी को हराना ऐसे पॉसिबल नहीं है। हम तीनों एक साथ काम करेंगे, तीनों हम मिलकर के लड़ेंगे। तो फिर इन्होंने तीनों ने गठबंधन बनाया और कंपनी से जा भिड़े। लेकिन देखो, जो कंपनी थी, उस कंपनी ने इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को भी हरा दिया। अब इस जो लड़ाई है ना, बक्सर का युद्ध, इसलिए कई बार इतिहास में भी हम पढ़ते हैं बक्सर का युद्ध। EIC जो नाम बार बार देख रहे हो ना, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रखना। तो बार ये आता है कि जो बक्सर की जो लड़ाई थी, वो कंपनी के लिए एक निर्णायक युद्ध था। कैसे? ऐसे भी आता है। तो निर्णायक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लासी के युद्ध से तो उन्होंने केवल बंगाल को हराया था। अभी भी तो बहुत सारा एरिया था, मुगल बादशाह था, और भी ऐसे ताकतवर राजा थे जिनको हराना था। और उनको ये साबित करना था कि वो एक क्षेत्र की ही ताकत नहीं है, बल्कि पूरे भारत में सबसे अधिक ताकतवर है। तो अब की बार बक्सर में इन्होंने क्या किया, तीनों को साइड कर दिया। और इन्होंने प्रूव कर दिया कि भारत में उनके बराबर ताकत रखने वाला कोई नहीं, उनके जितना शक्तिशाली नहीं है। अब भारत उन्हीं का है। इसलिए हम कहते हैं कि बक्सर की लड़ाई एक निर्णायक थी, उससे निर्णय निकल के आ गया, फैसला हो गया कि अब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ये प्रूव हो गया। इसलिए हमने इसको निर्णायक युद्ध का नाम दिया था, कि एक निर्णायक युद्ध था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में ये तो प्रूव हो गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो अब देखते हैं अब आगे क्या हुआ।
अब जैसे ही बक्सर के युद्ध में ये लोग हार गए, तीनों हार गए, तो अब चाहे मुगल बादशाह हो चाहे अन्य राजा हो, जो क्षेत्रीय राजा थे, उनके समझ में आ गया कि यार ये ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ना उनके बस की बात तो नहीं है। तो फिर क्या करें फिर? तो फिर इन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम, चूंकि वो पूरे देश की बागडोर तो मुगल बादशाह के ही हाथ में थी, वो पूरे देश के शासक थे, इसलिए उन्होंने फिर संधि की, इलाहाबाद की संधि। उन्होंने कौन सी संधि की? इलाहाबाद की संधि की। और इलाहाबाद की संधि से, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से हम पॉलिटिकल की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अब इलाहाबाद की संधि, अब मुगल बादशाह भी हार चुके हैं उस गठबंधन के साथ साथ, अब मुगल बादशाह को लगा कि कैसे करें, कैसे निपटें। तो उन्होंने सोचा कि और कुछ ही नहीं, तो कम से कम हमारी जो सत्ता है वो तो बची रहनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि इलाहाबाद की संधि कर ली। किसके साथ? कंपनी के साथ। कब हो रही है? 1765। ध्यान रखना, 1700 जो 64 था, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, उसमें हार जाते हैं। हारने के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, और इस संधि के जस्ट बाद में जो कंपनी को मिला ना, उससे कंपनी के वारे न्यारे हो गए भाई। कंपनी की नजर भारत के खजाने पर थी, पैसे पर थी, और अब उनके पास भारत के खजाने की चाबी उनको मिल गई थी। कैसे मिली? इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कह दिया कि अब आप यहां से पॉलिटिकल में, जब भी आपसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कोई प्रश्न आएगा, और भी आगे एक्ट है उनमें से भी आ सकता है, लेकिन यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, और कई बार इसको पॉलिटिकल साइंस से भी जोड़ करके पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको। अब इलाहाबाद संधि ने क्या किया? ये जो आप देख रहे हो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीन नाम मैंने लिखे हुए हैं। ये ये तीनों नाम याद करने होते हैं। इसमें डाउट्स नहीं आने चाहिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास ऐसे आप टेक दो कि चलो एक बार सरसरी पढ़ लिया, नहीं, ये तीनों तो एकदम पक्के करने होते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो तीन एरियाज थे, इन तीन एरियाज के दीवानी अधिकार कंपनी को दे दिए। क्या दे दिया? दीवानी राइट्स, ध्यान रखना है। दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स का मतलब सिविल राइट्स। कौन कौन से क्षेत्रों के सौंपे गए हैं ये भी अपने को याद रखना होता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। किस संधि से मिले? इलाहाबाद की संधि से। कब हुई? 1765 में। किसने ये दीवानी राइट्स दिए? अब दीवानी राइट्स कौन देगा? जो देश का मालिक होगा। उस टाइम देश का मालिक चाहे भले ही नाम मात्र का हो, कौन था? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। इसलिए मुगल बादशाह ही तो देगा कि देश के अंदर कौन क्या क्या कर सकता है, किसको क्या अधिकार होंगे। तो इन्होंने अपना साइन किया, और साइन करके दीवानी अधिकार दे दिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र के कंपनी को। अब क्या हुआ? अब बात आती है कि अब इस दीवानी अधिकारों में से भी प्रश्न आता है। अगर कोई गहराई से बनाएगा तो वो इसमें से प्रश्न बना देता है। ध्यान रखना। वो प्रश्न कैसे बनाता है? वो प्रश्न ये बनाएगा कि भाई ये दीवानी राइट्स होता क्या है, इस दीवानी राइट्स में शामिल क्या होता है, ऐसे दे देगा कि इलाहाबाद संधि से जो कंपनी को दीवानी अधिकार मिले थे उसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं। फिर वो आएगा कि आपराधिक मामले भी कंपनी देख सकती थी, सिविल न्यायिक मामले भी देख सकती थी, टैक्स भी वसूल कर सकती थी। ये सारे ऐसे दे देगा, फिर एक दो तीन ऐसे दे देगा। तो ऐसा आपको, यहां पर आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती कि अब आपको ये समझना पड़ेगा कि दीवानी अधिकार दे तो दिए, लेकिन दीवानी अधिकारों में ऐसा मिला क्या, कौन कौन से राइट्स मिले। तो ध्यान रखना, मैंने ये अलग से इसको लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो आप देख रहे हो,
ये एक तो दीवानी अधिकार में आता है राजस्व वसूलना। राजस्व वसूलने का मतलब है रेवेन्यू कलेक्शन। राजस्व को अपन सिंपल भाषा में अगर याद करें ना, ज्यादा इंग्लिश ना लगाएं, तो सिंपल भाषा में ये कर सकते हैं, राजस्व का मतलब है कोई भी चीज की कमाई। अब सरकार का राजस्व है, तो इसका मतलब हम बात करें सरकार की कमाई की, कि सरकार को कमाई कहाँ कहाँ से हो सकती है। तो जब हम ये कहते हैं कि सरकार का राजस्व है, राजस्व के स्रोत ये हैं, तो इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार की कमाई के स्रोत क्या है। तो यहां पर कंपनी को क्या क्या मिल गया? असली अधिकार तो मिल ही गया, कि अब कंपनी को राजस्व वसूल करने का मतलब पैसा कमाने का अधिकार मिल गया। अब पैसा कंपनी कैसे कमाएगी? कंपनी को टैक्स वसूलने का, राजस्व वसूलने का मतलब था कि कंपनी को किसका अधिकार मिल गया? टैक्स वसूलने का। कंपनी को किसका अधिकार मिल गया? टैक्स वसूलने का। क्योंकि उस टाइम जो टैक्स था, खास तौर पर आप ये देखोगे कि जमीन पर जो कर था, किसानों से जो लिया जाता था, वो कर बहुत बड़ी मात्रा में लिया जाता था। तो इसलिए दीवानी अधिकार में उनको एक तो राजस्व वसूलने का अधिकार मिला, और एक मिला सिविल न्यायिक मामले। तो दो ध्यान रखना है, इसमें आपराधिक मामले नहीं है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो तीसरा और डाल देता है कि क्या इसमें आपराधिक न्यायिक मामले भी थे क्या कंपनी के पास? बिल्कुल नहीं थे। केवल दो ही अधिकार थे, एक तो टैक्स कलेक्ट करने का मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, और एक सिविल जुडिशियरी मैटर्स मतलब सिविल न्यायिक मामले, केवल दो। तो अब बात आती है, ये भाई बीच में लाइन मत खींचो ये विजय लक्ष्मी, फिर इतना टाइम नहीं है अपने पास इनको ऐसे मिटाए फिर। अब देखो, राजस्व बड़ा समझ में आ गया कि कर वसूलना मतलब राजस्व वसूलना। सिविल न्यायिक मामले कौन से थे? किस तरह के मामलों को निपटाने का भी अधिकार कंपनी को दे दिया। ये देखो कमाल की बात। तो सिविल न्यायिक मामलों का मतलब कौन सा? कि यहाँ के जो लोग हैं ना, उन लोगों के कोई जमीन जायदाद, पैसा, धन दौलत, समझौते, ऋण, टैक्स, और इनके जो पर्सनल मैटर्स मतलब पारिवारिक मामले, पति पत्नी, उनके लड़ाई झगड़े यानी घरेलू मामले, इन सब को संभालने का अधिकार किनको मिल गया था? कंपनी को। ये एक बहुत बड़ी बात थी, ध्यान रखना। यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए इसमें अपन टाइम ले रहे हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स किसको मिले? कंपनी को मिले, ठीक है। किससे? शाह आलम से। दीवानी राइट्स में क्या क्या था? राजस्व वसूल करना था, और एक था सिविल मामलों को संभालना। तो सिविल न्यायिक मामले कौन से? ऐसे सिविल मामलों में क्या क्या आएगा? फिर वही, यानी आपराधिक मामलों को छोड़ दो, बाकी सिविल में आता है, जैसे धन दौलत, पैसा, जमीन जायदाद, घरेलू मामले, ऋण, कर, ये सारे मामले किस में आते हैं? सिविल मामले आते हैं। और इन सिविल मामलों से संबंधित कोई भी झगड़ा होगा तो अब कंपनी सुलझाएगी। तो बताओ, कंपनी अब धीरे धीरे यहाँ की न्यायिक, यहाँ के जो मामले हैं उनको भी अब अपने कंट्रोल में ले रही है। आप इसके विकास क्रम को समझना, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखो फिर आगे क्या हो गया। ठीक है, ये दीवानी राइट्स तो मिल गए। तो अब बात आई कि कंपनी को तो कंपनी के पास तो असली खजाना तो मिल ही गया। अब कंपनी पैसा कंपनी इकट्ठा कर रही है, जमीनों के मामले कंपनी सुलझा रही है, सब कुछ टैक्स के मामले कंपनी देख रही है। तो इसका मतलब तो अब कंपनी के पास तो भारत का जब खजाना कंपनी के हाथ लग गया, तो हिसाब तो ये है कि कंपनी के पास पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात तो ये होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। अब कंपनी जैसे ये सब मिले, उसके बाद में भी कंपनी बर्बाद होती चली गई, और कंपनी के ऊपर कर्जा चढ़ता गया। और हालत ये आ गई कि 1770 के आसपास कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को लेटर लिखा कि मालिक हमें 1 मिलियन पाउंड का कर्जा दीजिए। अब ये बात ब्रिटेन की सरकार के समझ में नहीं आई कि जब तुम्हें यहां से पैसा वसूल करने का, भारत के खजाने पर तुम्हें अपना नियंत्रण मिल गया है, पैसा तुम वसूल करते हो, कर तुम वसूल करते हो, इतना पैसा यहाँ के लोगों से तुम लेते हो, टैक्स लेते हो, सब कुछ लेते हो, कुल मिला के यहाँ का खजाना तुम्हारे पास है, फिर भी कंपनी कर्जे में और कंपनी दिवालिया। ये कैसे? बस यहां से ब्रिटिश सरकार के दिमाग में है ना, मतलब घोड़े दौड़ना शुरू हो गए
कि इतना सब कुछ होने के बाद में कंपनी हमसे कर्जा क्यों मांग रही है, जबकि कंपनी के पास तो पूरा भारत का खजाना है। तो जैसे ही उन्होंने ये 1 मिलियन पाउंड के लिए उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें ये कर्जा दो, तो फिर उन्होंने उन्होंने सोच लिया कि अब तो हमें इस कंपनी को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अब ये कंपनी में गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अगर सब कुछ इनके पास होते हुए भी अगर कंपनी घाटे में चल रही है, इसका मतलब कंपनी में कंपनी अच्छे से चल नहीं पा रही है, कंपनी के अंदर गड़बड़ हो रही है, भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, सही इसका मैनेजमेंट सही नहीं है, कुप्रबंधन का शिकार हो गई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके अधिकारी पैसा खाते हैं और इसलिए कंपनी डूब रही है। उनके दिमाग में ये चीज ब्रिटेन की सरकार के दिमाग में अच्छे से बैठ गई। तो अब क्या था, अब इस कंपनी की जो आंतरिक जो बनावट थी, कंपनी जो काम कर रही थी, उस कंपनी के काम को अब ब्रिटेन की सरकार को अब कंट्रोल करने की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि उनके समझ में आ गया था कि अगर इस कंपनी को हमने भारत में व्यापार का एकाधिकार सौंपा हुआ है और कंपनी के अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, खुद अपनी जेबों में कंपनी के नाम पर पैसा डाल रहे हैं, और जब ये लोग यहां से ब्रिटेन जाते हैं तो वहां इनके ठाठ बाट देख के वहां के लोगों को जलन होती है कि ये लोग इतना पैसा भारत से कमा के लाते हैं, उसके बाद में भी ये कंपनी घाटे में चल रही है, तो अब हमें कंपनी के काम में दखल देने की जरूरत है। बस यहीं से कंपनी के कामों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश जो संसद थी उसने कानून बनाने शुरू कर दिए कि अब इस कंपनी को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण इस पर करना पड़ेगा, और इस कंपनी में जो बुराइयां आ गई हैं, जो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये सब है, इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर ये अपना जो पहला जो कानूनी नियंत्रण है, पहली बार जो कानूनी नियंत्रण का प्रयास होता है और कानूनी नियंत्रण के लिए जो कानून लाया जाता है, उस कानून को कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। उस कानून का नाम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। ये वो कानून है। अब आपको है ना, एक तो अपन सीधा ही अगर इसकी बात करते कि 1773 में पहला कानून आता है, ब्रिटेन की संसद बनाती है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को कंट्रोल करती है, तो ऐसे होता है एकदम ऐसे सीधा सपाट सा। अब आपके कहानी समझ में आ गई कि भाई रेगुलेट करने के लिए कंपनी को, ब्रिटेन की सरकार को आखिरकार कानून बनाने की नौबत क्यों आ गई। तो अब आपके पूरा खेल समझ में आ गया है कि भाई 1765 में जब दीवानी अधिकार कंपनी को मिल गया, बाहर के पैसे पर इसका नियंत्रण हो गया, फिर भी कंपनी घाटे में चल रही है, हमसे कर्जा मांग रही है, इसका मतलब कंपनी में गड़बड़ है, कंपनी में भ्रष्टाचार है, कंपनी में चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो अब हमें उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ऐसे में इन परिस्थितियों की वजह से फिर वहां की सरकार को बीच में आना पड़ा और रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा, और इस एक्ट का नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग का मतलब होता है रेगुलेट करना, चीजों को कंट्रोल करना। तो 1773 में ब्रिटेन की संसद एक कानून पास करेगी जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसके द्वारा ये जो भी कंपनी थी उसके काम को कंट्रोल किया जाएगा। अब काम को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? यहां पर आप देख रहे हैं मैंने इसके नीचे दो दो बताए हुए हैं कि ब्रिटिश शासन को दो हिस्सों में बांटकर हम पढ़ते हैं। कंपनी का शासन भारत में 1773 से 1858 तक, और फिर महारानी का या यूं कहें ब्रिटिश क्राउन का शासन 1858 से शुरू हुआ और देश की आजादी तक चला। ये हम ब्रिटिश शासन को दो हिस्सों में बांट के देखते हैं, क्योंकि कंपनी का जो शासन है वो ब्रिटेन की संसद के कानून के हिसाब से जो कंपनी ने काम शुरू किया था वो 1773 के एक्ट से शुरू किया था, और 1858 तक चलेगा, जब तक कि 1857 की क्रांति नहीं हो जाती और भारत में कंपनी बिल्कुल परेशान हो जाती है। उसके जब ब्रिटेन की सरकार को लगता है कंपनी से भारत संभाला नहीं जा रहा, तो सीधे क्राउन भारत के शासन की बागडोर ले लेगी, और वहां से फिर 58 से शुरू हो जाएगा 47 तक
ब्रिटेन की क्राउन का शासन। तो ये क्लासिफिकेशन भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि 1773 से 1858 तक कंपनी का हमने क्यों लिखा, और 1858 से 47 तक क्राउन का शासन क्यों लिखा। क्योंकि 1773 को पहला एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। यहां से कानून कंपनी के ऊपर कानूनी नियंत्रण शुरू हो गया है, और यहां से कानून के हिसाब से कंपनी काम करना शुरू हो गई, इसलिए 1773 स्टार्टिंग हो गया है। 1858 तक ही क्यों चला, क्योंकि 57 में क्रांति हो जाती है। क्रांति के बाद में कंपनी से शासन संभलता नहीं देख करके जो क्राउन है, ब्रिटेन का जो महारानी है, वो यहाँ का शासन सीधे अपने हाथ में ले लेती ही कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। इसलिए हम दो हिस्सों में बांट करके इसको देख रहे हैं। अब देखेंगे कंपनी का शासन में जो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, यहां से अब एक्ट का दौर शुरू हो गया है। और एक्ट के जितने भी प्रावधान होंगे, आपको सारे प्रावधान याद होने चाहिए। आजकल जो क्वेश्चन है वो इनमें से कोई भी प्रावधान पूछा जा सकता है कि इनमें कौन सा प्रावधान कौन से कानून से रिलेटेड है, और कैसे भी इसमें घुमा फिरा के वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो चलो रेगुलेटिंग एक्ट को चेक कर लेते हैं। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या है। इन अगर इसको तो आपने थोड़ा सा समझ लिया तो आपको इसमें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब देखो नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, इसका मतलब कंट्रोल करना है। पहली बात दिमाग में उठा लो कि कंट्रोल करना है, किसको करना है, कंपनी को। क्या करें। अभी तक देखो रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले तक भारत में जो कंपनी रूल कर रही है, उस कंपनी ने रूल करने के लिए तीन, अपना जो कंपनी के अंडर का जो एरिया था उसको तीन प्रेसिडेंसी में बांट दिया था। ऐसे मान लो आज के तीन राज्यों की तरह मान लो, तीन क्षेत्रों में उसको बांट दिया था कंपनी ने, कि भाई भारत का इतना क्षेत्र है वो हमारे पास है, हम इसको तीन एरियाज में बांट देते हैं। एक तो बंबई, एक मद्रास और एक बंगाल, ये तीन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, चीजों को समझ लेना। इन तीनों प्रेसिडेंसी के ऊपर एक को गवर्नर बिठा दिया कि गवर्नर साहब इनको चलाएंगे, यहाँ की सारी व्यवस्था गवर्नर के जिम्मे होगी, ठीक है। अब तक क्या हो रहा है कि तीनों जो गवर्नर हैं, वो उन गवर्नर के ऊपर एक संस्था और है जिसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे आगे जाके। वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भारत में नहीं बैठी है। गवर्नर जनरल जो है बंगाल का, वो तो भारत में ही बैठा है, बंगाल में उसका ऑफिस है। लेकिन इसके ऊपर एक और संस्था है जिसको हम कहेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे आजकल नहीं होते हैं कंपनियों में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उस कंपनी को चलाते हैं, उस कंपनी के जितने भी मामले होते हैं वो उस पर फैसला लेते हैं। तो यहां पर भी एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था जो लंदन में बैठता था। और ये जो तीन जो जो कंपनी के जो तीन क्षेत्र थे, जिनको तीन गवर्नर चला रहे थे, इन तीनों गवर्नर के बीच में कोई तालमेल नहीं था। अब मद्रास वाला गवर्नर अपने हिसाब से रूल कर रहा था, बंबई वाला अपने हिसाब से रूल कर रहा था, और बंगाल वाला अपने हिसाब से चल रहा था। और तीनों अपनी अपनी रिपोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भेज दिया करते थे, बस ये सिस्टम था। तो अब आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि सर जब तीन ये अलग अलग एरियाज हैं, बंगाल हो गया, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, इनके ऊपर तीन तीन अधिकारी बैठा रखे हैं, गवर्नर बैठा रखे हैं, ये अपने अपने हिसाब से रूल कर रहे हैं, इनमें कोई तालमेल ही नहीं है। कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से संधि कर रहा है, कोई किस हिसाब से नियम से काम कर रहा है। तो इसका मतलब इनके शासन प्रशासन में एक रूपता तो नहीं है, यूनिटी तो नहीं है, यूनिफॉर्मिटी तो नहीं है, एक रूपता नहीं है। तो ये कैसी लाया जाए, इनको एक ही रूल के अंतर्गत कैसे लाया जाए, एक ही व्यवस्था के अंतर्गत इनको कैसे लाया जाए। ये तो फिर मतलब चीजें सेट नहीं होंगी। ऐसे अलग अलग एरियाज में अपने अपने हिसाब से रूल करेंगे तो ये तो व्यवस्था सही नहीं होगी। तो अब देखो अब कमाल कर देंगे, ये इस एक्ट से क्या करेंगे, ये जो आपका जो बंगाल का जो गवर्नर है, इस गवर्नर का जो पद है इसको गवर्नर जनरल बना देंगे बंगाल का। जो बंगाल का जो गवर्नर है, इस गवर्नर के पद को ये गवर्नर जनरल का पद बना देंगे। और जो बंबई और जो मद्रास के जो गवर्नर होते थे, जो पहले अपने अपने हिसाब से काम करते थे, इन दोनों को ध्यान रखना है, इनके अधीन कर देंगे। अधीन समझते हो, अधीन का मतलब अब जो भी ये काम करेंगे, अब बंबई और मद्रास वाला गवर्नर अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेगा।
गवर्नर जनरल साहब के जो आदेश आएंगे, निर्देश आएंगे, उसी को मानते हुए गवर्नर साहब काम करेंगे। तो अब आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि आप ये देख लो कि ये एक एक ये मान लो, एक ये मद्रास है, और ये दूसरा मान लो आप, एक मद्रास है एक बंबई है, और इनके जस्ट ऊपर है ना बंगाल को बिठा दिया। यानी दोनों के ऊपर कंट्रोल बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया है। ध्यान रखना है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया है। कंपनी के अंदर भारत का गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया है। यहां पर भी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बंगाल का जो गवर्नर था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहला रहा है, बस इतना है। भारत का गवर्नर जनरल तो बाद में बनेगा 1833 में, वो तो बाद में बनाना है हमें। अभी इतना बना के चलो कि जो बंगाल का गवर्नर है, चूंकि अब उसको दोनों गवर्नरों के ऊपर रखा गया है, दोनों गवर्नर इसके नीचे हैं, इसलिए इसके पद को कुछ नया नाम तो देना पड़ेगा ना। तो इसको हमने गवर्नर जनरल बोल दिया कि ये साहब गवर्नर जनरल है, ये दो इसके नीचे हैं, ये दोनों इसका कहना मानेंगे, इसके आदेश मानेंगे। इतनी सिंपल कहानी। तो फिर एक हल्का सा प्रश्न है आजकल, हालांकि पूछा नहीं जाता, कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बन रहे थे फिर? वारेन हेस्टिंग्स। ये आजकल वैसे सिंपल इतने आते नहीं है। तो वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के अंतर्गत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे, बंगाल की। तो मैंने इसके जस्ट एक नीचे लाइन लिखी है, उस लाइन को अगर आप समझ सकते हैं तो आप समझ लेना। इसको मैंने अंडरलाइन किया है। ये क्या है? ये हाईलाइट किया, केंद्रीय प्रशासन। अब आपके प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस रूल से, किस एक्ट से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव शुरू होती है या नींव रखी जाती है? फिर वो आगे दे देगा 1813 का एक्ट, 1793 का एक्ट, 1786 का एक्ट, 1833 का एक्ट। ध्यान रखना है, यहाँ केंद्रीय प्रशासन पूरी तरह से शुरू हो गया ऐसी बात नहीं थी। यहां बात हो रही है नींव की, यहां से स्टार्टिंग हो रही है। केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या? कि कोई एक शीर्ष पर बैठा हुआ है और वो नीचे के लोगों को हैंडल कर रहा है, उसको संभाल रहा है। केंद्रीय होगा, एक केंद्र है और वो नीचे के लोगों को संभाल रहा है। तो यहां पर हमने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बॉस बना दिया, उसके नीचे दो गवर्नर रख दिए, तो केंद्रीय प्रशासन हो गया ना। गवर्नर जनरल इन दोनों का बॉस बना दिया, अब वो इन इस पूरे एरिया को संभालेगा, बंगाल को भी, खुद को भी संभालेगा, मद्रास को और बंबई को, गवर्नर जनरल। तो यहां से केंद्रीय प्रशासन हो गया है कि एक के हाथ में पूरे एरिया की कमान आ गई। इसलिए हमने कहा कि 1773 के एक्ट से केंद्रीय प्रशासन स्टार्ट हो गया है। चलो और आगे बढ़ते हैं। लेकिन तो इससे तो ऐसे लग रहा है कि गवर्नर जनरल तो बहुत बड़ी तोप हो गया फिर। गवर्नर जनरल तो मतलब सब कुछ कर सकता था, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन वाले सियाने थे, तो उन्होंने क्या किया है कि यार ये गवर्नर जनरल को इतना भी पावरफुल नहीं बनाए कि वो हमारे काबू में ही नहीं रहे। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल के साथ एक परिषद चिपका दी। लेकिन ध्यान रखना है, इस परिषद को हम कार्यकारी परिषद बोल रहे हैं। ये देखो, ये कार्यकारी परिषद, और ये इंपॉर्टेंट है। चार जो है ना मेंबर, चार, इस गवर्नर जनरल को भी कंट्रोल करना था उनको कि यार गवर्नर जनरल कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया तो समस्या पैदा कर देगा। तो चार लोगों की एक